अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे पिछले लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया था, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस वगैरह। तो आज हम चलते हैं, शुरू करते हैं साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलिस। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म, लेकिन साइटोप्लाज्म से पहले एक लफ्ज हमें समझना है, प्रोटोप्लाज्म, जो लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है। अगर प्लांट की बात कर ले, फंजाई की, बैक्टीरिया की, तो उनका जो सेल शुरू होता है वो सेल वॉल से होता है, फिर सेल मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग पार्ट। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेल वॉल इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, फिर उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज बाउंड्री ऑफ द सेल। ठीक है, या इट इज सर्टेनली कॉल्ड मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। लिविंग पोर्शन जो होगा वो शुरू होगा मेम्ब्रेन से लेकर अंदर जितनी भी मटेरियल है वो सारा का सारा लिविंग मटेरियल है, इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लेकिन यहां पे इसका जो मेम्ब्रेन है प्रोटोप्लाज्म का, इसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। तो हमारा सेल शुरू होता है, लिविंग पार्ट यानी प्रोटोप्लाज्म होता है शुरू साइटोप्लाज्म से। तो साइटोप्लाज्म इस रीजन को बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस पूरे रीजन को, पूरे के पूरे, इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। इसमें बहुत सारी चीजें मौजूद है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिस भी आते हैं, इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर। तो इस पूरे रीजन को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब इस रीजन को जब हम केमिकली इनका कंपोजिशन देखते हैं तो 90% वाटर होता है और 10% बाकी केमिकल्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा शामिल है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स वगैरह ये ट्रू सोल्यूशन नहीं बनाते और ये ज्यादातर पेरिफेरी यानी साइड्स पे मौजूद होते हैं, इसलिए ये बनाते हैं कोलाइडल्स। और कोलाइडल्स केमिस्ट्री में अनट्रू सोल्यूशन, यानी जब कोई वाटर के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर आप कोई चीज डालते हैं और वो पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो बल्कि उसके ग्रेन्स आपको नजर आ रहे हो, तो वो कोलाइडल्स होते हैं। तो इसलिए ये साइड्स पे ज्यादातर हमें कोलाइडल नजर आता है, और बीच जो है ये रीजन, इसमें हमें ज्यादातर स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा ये नजर आते हैं, जो वाटर के अंदर ट्रूली डिसॉल्व होते हैं। इसलिए इस पोर्शन को हम ट्रू सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म और साइटोसोल ये दो अल्फाज है, इनके दरमियान फर्क करना आना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि साइटोप्लाज्म इस पूरे रीजन को बोलते हैं। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जितना रीजन है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, यानी जो सॉल्यूशंस पाया जा रहा है, इस सॉल्यूशन को हम साइटोसोल का नाम देंगे, और ये करीबन 40% होते हैं। सो इसका मतलब यह है कि जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिस पाए जाते हैं या साइटोप्लाज्मिक जो नेटवर्क होता है जिसको हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें साइटोसोल से एक्सक्लूडेड है। तो साइटोसोल इज ओनली द लिक्विड बेस्ड पोर्शन या फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द सेल। तो साइटोसोल जो है उसके कुछ अहम काम है, और ये चूंकि साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है तो इसलिए साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के फंक्शंस मिलते जुलते हैं या एक ही है। पहली चीज तो यह है कि ये सेल ऑर्गेनेलिस को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेलिस के सपोर्ट के साथ साथ ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में मदद करता है। सो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म which helps in distribution of materials। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड है ये मुसलसल वेव की सूरत में हरकत करता रहता है। जब आप लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे सो उसमें आपको ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नजर आएगा, और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ये मुख्तलिफ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके साथ साथ मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शन भी साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस वगैरह।
साइटोप्लाज्म के भी फंक्शन करीबन वही है, साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनेलीज भी मौजूद है और ऑर्गेनेलीज, हर ऑर्गेनेली एक अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर और साइटोसोल के अंदर बहुत सारे केमिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और वहाँ पे स्टोर होते हैं। सो बहुत सारे केमिकल्स हम पढ़ लेंगे और बहुत सारे स्टोरेज ऑर्गेनेलीज भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अगली जो बात है वो हमें बड़े गौर से इसकी तरफ देखना है। एक तो यह है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वो है जिसमें कोई न्यूक्लियर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना हो और ज्यादातर जो सेल ऑर्गेनेलीज है जैसे गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया ये मौजूद ना हो, तो उस सेल को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसा सेल जिसमें प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद हो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा, तो उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। दोनों में साइटोप्लाज्म कॉमन है, साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मौजूद है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। फर्क यह है कि प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेलीज है वो मौजूद नहीं है और उसका केमिकल कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट होता है बनिस्बत यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के। अगली चीज ये है, ये मैंने वो ड्रॉ किया है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम्स होते हैं, तो राइबोसोम्स दोनों साइटोप्लाज्म में मौजूद है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, लेकिन जहां तक साइटोप्लाज्म की मौजूदगी का ताल्लुक है तो वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मौजूद है। सो प्रोकैरियोट का जो साइटोप्लाज्म है वो केमिकली बहुत डाइवर्स है और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वो केमिकल रिएक्शंस यूजुअली हमारे जो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है उसकी निस्बत ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनमें मुख्तलिफ जो ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल अपनी ज़रूरत के सारे केमिकल रिएक्शन साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर ही करते हैं।